तो दोस्तों ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रेडिएशन क्या होता है, ये रेडिएशन जो है, ये रेडिएशन क्या होता है दोस्तों, ये रेडिएशन जो है एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। ये जो है ये एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, तो जब क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे थे दोस्तों, तब आपने 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखे हुए थे, जिसमें से पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, कंडक्शन, एक है कंडक्शन, दूसरा है दोस्तों कन्वेक्शन, और जो तीसरा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो बेसिक्स तो आप 11th में पढ़ चुके हैं दोस्तों। फिर से मैं आपको यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों कंडक्शन किस वजह से होता है, ये कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, तो ये एटम जो है वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते वक्त ये दूसरे एटम्स को कोलाइड करते हैं और इस प्रकार से ये जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आयरन का एक रॉड है, ओके, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इसको यहाँ पे हीट कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको हीट कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा दोस्तों, पहले तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो कंडक्शन के थ्रू हुई। कंडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये एटम्स हैं, ये आयरन के एटम्स हैं। तो जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, ये यहाँ के एटम्स तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये जब तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, इसके पास वाले जो एटम होंगे उसको वो कोलाइड करेंगे, तो जब कोलाइड करेंगे वहाँ के एटम भी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ये जो कोलिजन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये एटम्स इसके पास वाले एटम्स को अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, वो वाइब्रेशनल एनर्जी देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। इसको दोस्तों कंडक्शन बोलते हैं। तो फिर कन्वेक्शन क्या हुआ दोस्तों, कन्वेक्शन में जो है एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज़ यहाँ पे वाटर है, ये पानी है, और इस पानी को आप यहाँ पे नीचे से क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ओके, तो जब हीट करोगे दोस्तों, ये पानी के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पहले तो ये इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो नए मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, फिर वो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफ़र है इसको कन्वेक्शन बोला जाता है। पानी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कन्वेक्शन की वजह से बढ़ता है। तो फिर दोस्तों रेडिएशन क्या हुआ, तो अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या कोई मटेरियल मीडियम अवेलेबल नहीं है और वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो दोस्तों रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर सन है, ये सन है और ये अर्थ है। ओके, सन और अर्थ के बीच वैक्यूम है पूरा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी सन से अर्थ की तरफ हीट आ रही है। ये किस मोड से आ रही है दोस्तों, ये रेडिएशन के मोड से आ रही है। तो रेडिएशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो है हीट आती है, उसको दोस्तों रेडिएशन बोला जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों थर्मल रेडिएशंस क्या होते हैं। तो सपोज़ दोस्तों यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशंस को इमिट करेगा। जो भी रेडिएशंस किसी हॉट बॉडी से निकल रहे हैं उनको दोस्तों हम यहाँ पे थर्मल रेडिएशंस बोलेंगे। ठीक है, ये थर्मल रेडिएशंस हैं और उसके अंदर जितनी भी थर्मल एनर्जी होगी उसको आप थर्मल एनर्जी बोलो या फिर रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी। ओके, अब जब दोस्तों ये थर्मल रेडिएशंस किसी भी मैटर के ऊपर यहाँ पे गिरेंगे तो वहाँ पे इंटरैक्शन कैसे होता है उसके बारे में दोस्तों अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं दोस्तों ये थर्मल रेडिएशंस जो है और मैटर का इंटरैक्शन कैसे होता है। तो सपोज़ दोस्तों यहाँ पे किसी हॉट बॉडी से निकल रहे थर्मल रेडिएशंस हैं, उसके अंदर जो रेडिएंट एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं क्यू अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है। और जब ये रेडिएशंस दोस्तों किसी भी मैटर के ऊपर यहाँ पे गिरते हैं, ओके, तब यहाँ पे क्या इंटरैक्शन होता है उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सपोज़ दोस्तों ये थर्मल रेडिएशंस यहाँ पे गिर रहे हैं इस मैटर के ऊपर, तो ये मैटर क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दोस्तों यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे क्यू आर, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी या अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ये खा जाएगा, मतलब एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये एज्यूम करते हैं हम क्यू ए अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ये खा गया, और कुछ क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, मतलब ये दूसरी ओर फेंकेगा। ओके, ना उसको एब्सॉर्ब करेगा ना रिफ्लेक्ट करेगा, डायरेक्टली जैसे यहाँ पे पास होते हैं वैसे ये दूसरी ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये ट्रांसमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी हुई यहाँ पे, ट्रांसमिटेड, क्यू टी बोलेंगे। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट हुई उसका क्या हुआ दोस्तों,
उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट यहाँ पे एब्सॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू कुछ एब्सॉर्ब हुई वहाँ पर, सो क्यू ए, प्लस कुछ रिफ्लेक्ट हुई क्यू आर, प्लस कुछ ट्रांसमिट हुई क्यू टी। ओके, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट और राइट साइड में क्यू से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको क्यू से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू, इसको भी अगर क्यू से डिवाइड करते हो सेपरेट करने के बाद आपको क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू मिलेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू होगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये जो टर्म है ना दोस्तों, क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, इस टर्म को ही दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बोला गया है। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, या फिर दोस्तों इसको एब्सॉर्प्टिव पावर भी बोला गया है, एब्सॉर्प्टिव पावर, या फिर दोस्तों इसको एब्सॉर्प्टिविटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे दोस्तों, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आपको खुद को लिखनी है। क्या है डेफिनेशन, देखिए, इट इज़ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, मतलब जितनी भी रेडिएशन के थ्रू एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है और जितनी इंसिडेंट हो रही है, उन दोनों का रेशो जो होता है उसको दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बोला जाएगा, या फिर एब्सॉर्प्टिविटी या फिर एब्सॉर्प्टिव पावर बोल सकते हो आप। ओके, अब दोस्तों ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू, इसको बोला जाता है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, या फिर दोस्तों इसको रिफ्लेक्टेंस भी बोला जाता है, रिफ्लेक्टेंस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे दोस्तों, इट इज़ अ रेशो ऑफ व्हाट, इट इज़ अ रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट। इन दोनों का रेशो जो होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो फिर दोस्तों ये चीज़ क्या हुई, ये क्या हुआ, इसको बोला जाएगा दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर दोस्तों आप इसको बोल सकते हो ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। ओके, तो फिर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इट इज़ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड, इट इज़ अ रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट। ओके दोस्तों, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है इसको ए बोला गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को आर बोला गया है, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को आप टी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये इक्वेशन आपको याद करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और दोस्तों इनका रेशो देखिए, इनका जो रेशो है, यहाँ पर भी एनर्जी है, यहाँ पर भी एनर्जी है, तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट नहीं होगा, ए हैज़ नो यूनिट, आर हैज़ नो यूनिट, टी हैज़ नो यूनिट, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन देखा है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमने देखा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ केसेस हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से केस नंबर 1 क्या है देखिए। तो यहाँ पे कुछ थर्मल रेडिएशंस हैं, मान लेते हैं ये थर्मल रेडिएंट एनर्जी क्यू यहाँ पर गिर रही है किसी सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये सब्सटेंस है, और अगर ये सब्सटेंस जो भी रेडिएशंस इसके ऊपर गिर रहे हैं, ये पूरे के पूरे रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर रहा है, ना इनको एब्सॉर्ब कर रहा है ना इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस सब्सटेंस को परफेक्ट ट्रांसमीटर बोला जाएगा, परफेक्ट ट्रांसमीटर। ओके, तो परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या करता है दोस्तों, जो भी जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन के थ्रू इसके ऊपर गिरती है, ये पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, ना उसको एब्सॉर्ब करता है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो परफेक्ट ट्रांसमीटर के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो 0, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आर भी 0। तो अगर ये दो वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करो तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0 प्लस टी इज इक्वल टू 1। सो परफेक्ट ट्रांसमीटर के लिए टी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। यहाँ पे कुछ एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जिस सब्सटेंस के थ्रू दोस्तों रेडिएशंस पास होते हैं उनको डायथर्मनस सब्सटेंस बोला जाता है, उनको डायथर्मनस सब्सटेंस बोला जाता है। ओके, तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है दोस्तों जिनके थ्रू रेडिएशंस पास होते हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंस आपको पता है, जैसे कि ग्लास, ड्राई एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके,
ये कौन से सब्सटेंस हैं दोस्तों? ये सब्सटेंसेस डायथर्मनस सब्सटेंसेस है, क्योंकि इनके थ्रू जो है रेडिएशंस पास होते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे सन है, ओके। सन के जो रेडिएशंस हैं जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, तो ये एयर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो एयर के थ्रू क्या होता है, रेडिएशंस पास होते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसमिट करता है, इसीलिए ड्राई एयर जो है इसको आप डायथर्मनस सब्सटेंस बोल सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 2, ओके। अब यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस है दोस्तों जो है ओपेक टू रेडिएशंस। ओपेक टू रेडिएशंस मतलब ये रेडिएशंस को दूसरी ओर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो वुड, ओके, या फिर आयरन बोल सकते हो, या फिर कॉपर बोल सकते हो आप। आयरन की शीट है तो ये रेडिएशंस को दूसरी ओर नहीं छोड़ेगी, ये ओपेक टू रेडिएशन है। अब इसके ऊपर जब थर्मल रेडिएशंस गिरते हैं दोस्तों तो ये ट्रांसमिट तो नहीं करेगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों और कुछ पार्ट ये एब्सॉर्ब कर लेगा, ओके। तो अगर t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसके अंदर अगर आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, a प्लस आर इज इक्वल टू 1, ओके। तो दोस्तों जो भी सब्सटेंस हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करते दूसरी ओर, उनको अथर्मनस सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है, अथर्मनस सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए आप वुड कंसिडर कर सकते हो। वुड के ऊपर अगर रेडिएशंस गिर रहे हैं तो दूसरी ओर नहीं जाएंगे, कुछ पार्ट एब्सॉर्ब होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ओके। ट्रांसमिशन इस केस में 0 होगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर केस नंबर 3। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर अगर थर्मल रेडिएशंस ये जो हैं ये अगर गिरते हैं तो पूरा क्या पूरा पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ना ये इसको एब्सॉर्ब करता है ना ये इसको ट्रांसमिट करता है, जैसे कि मिरर बोल सकते हो आप, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, देखिए इसके लिए जो है एब्सॉर्प्शन 0 होगा और ट्रांसमिशन भी 0 होगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, 1 होगा। अगर ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 प्लस आर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए क्या होता है दोस्तों, आर इज इक्वल टू 1। जो भी एनर्जी उसके ऊपर, मतलब जो भी रेडिएशंस उसके ऊपर गिरते हैं वो पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर केस नंबर 4। अगर सब्सटेंस ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बोल रहा मैं, ब्लैक बॉडी है, जैसे कि सपोज एक सब्सटेंस है यहाँ पर, इस सब्सटेंस के ऊपर आपने क्या किया है, लैम्प ब्लैक जो होती है, ये लैम्प ब्लैक इसको क्या किया है यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो थर्मल रेडिएशंस गिरेंगे, इसके ऊपर जो थर्मल रेडिएशंस गिरेंगे ना दोस्तों, ये जो थर्मल रेडिएशंस गिरेंगे इसका 97% पार्ट ये एब्सॉर्ब कर लेगा और बचा हुआ जो पार्ट है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसमिट तो ये करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन कितना होगा, अराउंड 97% जो रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, 2-3% जो बचा हुआ है वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, एब्सॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन तो हो ही नहीं रहा है, ओके। तो ये तो हुआ दोस्तों ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है ये हम केस 5 में पढ़ेंगे। केस नंबर 5, परफेक्टली ब्लैक बॉडी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आर्टिफिशियली उसको बनाया जा सकता है, उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केस नंबर 5 क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगी दोस्तों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जो पूरे के पूरे जो रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं वो पूरे के पूरे एब्सॉर्ब करती है, ना कुछ ट्रांसमिट करेगी ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, उसको बोला जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्सॉर्प्शन क्या होगा यहाँ पे 100% होगा, रिफ्लेक्शन 0, ट्रांसमिशन 0, ओके। तो यहाँ पे जो ये दो वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करने पर आपको a इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सो इफ a इज इक्वल टू 1, इफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1, दैट बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके। अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी लाएंगे कहाँ से दोस्तों, नेचर में तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक है वो है लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक, वो भी 97 से लेके 98% तक एब्सॉर्ब करता है, लेकिन 2%, 1-2% वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी तैयार कैसे करते हैं, ये किया दोस्तों फेरी ने, फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी तैयार की। उसकी हम यहाँ पे डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो फेरी ने दोस्तों ये ब्लैक बॉडी कैसे तैयार की जो कि 100% रेडिएशंस खा जाएगी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, दो
जो है डबल वॉल्ड जो है स्पीयर को ऐसे कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया, जिसको एक छोटा सा यहाँ पे होल है, यहाँ पे अंदर एक स्पीयर है हॉलो, बाहर एक हॉलो स्पीयर है, इसको इनको कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया कि यहाँ पे छोटा सा होल होगा। ओके, और ये बाहर का जो स्पीयर है ना, इसका आउटर सरफेस इसको सिल्वर पॉलिश किया ताकि इस पर जो भी रेडिएशंस गिरे वो 100% क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, ये अंदर ना जाए। ओके, तो यहाँ से ये सिल्वर पॉलिश किया है इसको। और जो दोस्तों ये दो स्पीयर्स के बीच की जो यहाँ पे स्पेस है ना, इसको इवैक्यूएट किया, मतलब क्या किया, इसके अंदर की एयर निकाल दी, ठीक है, ताकि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र ना हो सके। ओके, तो यहाँ पे वैक्यूम है और इसके अंदर का जो सरफेस है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लैंप ब्लैक को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये लैंप ब्लैक से इसको पेंट किया। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे जो भी हीट रेडिएशंस हैं वो इस होल से अंदर आएंगे। ओके, और जब ये अंदर आएंगे तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कोनिकल चीज़ ना रखी गई हो तो क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होंगे वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे 97% एब्सॉर्ब हुआ, 2% पीछे चला गया। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी कोनिकल चीज़ रखी, उसको भी क्या किया, उसको भी इसको लैंप ब्लैक से पेंट किया। अब जब ये रेडिएशंस इस पर फॉल होंगे ना, ये जो हीट रेडिएशंस हैं ये जब इस पर फॉल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 97% 98% एब्सॉर्ब करेगा, 3% क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो बचा हुआ 3% है उसका 97% 98% एब्सॉर्ब होगा, फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या होगा, ये जो लैंप ब्लैक है वो पूरे के पूरे हीट रेडिएशंस को खा जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो एपर्चर या फिर आप होल बोल सकते हो उसको, यहाँ पे जो होल है ये छोटा सा जो होल है ना, यहाँ पे ये होल एज अ ब्लैक बॉडी एक्ट होता है, क्योंकि ये होल क्या कर रहा है, हीट रेडिएशन अंदर तो ले रहा है, ओके, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है पीछे, पूरा क्या पूरा जो है वो खा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इस होल को बोलेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये डायग्राम बनाकर इसको आप दोस्तों आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ये है फेरिस ब्लैक बॉडी। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो दोस्तों प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको क्या लग रहा है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक वैक्यूम चेंबर है, इसके अंदर वैक्यूम है और यहाँ पर रखी गई है एक हॉट बॉडी। ठीक है, तो ये हॉट बॉडी है तो ये थर्मल रेडिएशंस को क्या करेगी, इमिट करेगी। ओके, और यहाँ पर मान लेते हैं एक कोल्ड बॉडी है, तो ये कोल्ड बॉडी क्या करेगी, ये रेडिएशंस को, कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगी, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी, ओके, या कुछ को ट्रांसमिट भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको ऐसे लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि हॉट बॉडी जो है वो रेडिएशन सिर्फ इमिट करती है और कोल्ड बॉडी कोई रेडिएशंस इमिट नहीं करती। लेकिन ये गलत साबित किया दोस्तों प्रिवोस ने उनके थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के अंदर। प्रिवोस ने क्या बोला, देखिए प्रिवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, देखिए ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट 0 के ऊपर अगर उसका टेम्परेचर है किसी बॉडी का, तो वो क्या करेगा, इमिट्स रेडिएशन एट द सेम टाइम एब्सॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग। मतलब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो वर्ल्ड में चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, इमिट रेडिएशन, मतलब कोल्ड बॉडी भी रेडिएशन इमिट करती है, एट द सेम टाइम एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी चीज़ ले लो आप ये पेपर ले सकते हो, आप ये पेन ले सकते हो, ठीक है, ये कोई भी चीज़ है, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, फिर भी ये क्या करेंगे, ये कुछ रेडिएशंस को इमिट करेंगे और एब्सॉर्ब भी करेंगे। ठीक है, आपका हाथ भी क्या करता है दोस्तों, देखिए यहाँ आपकी बॉडी भी जो है वो रेडिएशंस को इमिट कर रही है। इसका प्रूफ क्या है दोस्तों, देखिए आप अपना जो हाथ है उसको दूसरे हाथ के करीब लेके आओ, आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी, या कोई भी दूसरी चीज़ आप आपके स्किन के पास लेके आओ, आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रही है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक रूम है मान लेते हैं, इस रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, और इस रूम के अंदर एक बुक है, ओके, ये एक बुक है, तो ये बुक का टेम्परेचर भी क्या होगा दोस्तों, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर भी दोस्तों ये जो बुक है, ये बुक कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रहा होगा, कुछ को एब्सॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, कुछ रेडिएशंस इमिट कर रहा होगा, कुछ एब्सॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, और अगर इसका टेम्परेचर जो है ये एनवायरमेंटल के टेम्परेचर से इक्वल है, तो जितने रेडिएशंस, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इमिट कर रहा होगा रेडिएशन के थ्रू, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्सॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, और इस एग्जांपल में क्या होगा, ये जो हॉट बॉडी है दोस्तों, ये ज़्यादा एनर्जी को इमिट करेगी, बाहर छोड़ेगी, और कम रेडिएशंस को क्या करेगी, यहाँ पे एब्सॉर्ब करेगी। ये भी एब्सॉर्ब कर रही है, इमिट कर रही है, लेकिन इमिट ज़्यादा करेगी और एब्सॉर्ब क्या करेगी, यहाँ पर कम करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एब्सॉर्ब ज़्यादा करेगी, यहाँ पर ये क्या करेगी, एब्सॉर्ब ज़्यादा करेगी, लेकिन कम रेडिएशंस इमिट करेगी।
इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम होगा, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तब ये जितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इमिट करेगी उतनी एब्सॉर्ब करेगी। इसके साथ भी वही होगा, जितना ये इमिट करेगा उतना ये एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होता है, इमिशन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सपोज़ कोई भी एक हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थर्मल रेडिएशंस, हॉट बॉडी से जो भी रेडिएशंस निकलते हैं उनको हम थर्मल रेडिएशंस बोलेंगे। तो ये थर्मल रेडिएशंस जो हैं एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, ये थर्मल रेडिएशंस यहाँ पे फॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये फॉल होने के बाद ये कुछ पार्ट एब्सॉर्ब होगा यहाँ पे, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये थर्मल रेडिएशंस को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये होता है दोस्तों रिफ्लेक्शन। ओके, ये रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इमिशन क्या होता है दोस्तों? इमिशन मतलब ये बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू प्रियोस थ्योरी ये कुछ पार्ट एब्सॉर्ब कर रही है और कुछ पार्ट यहाँ पे इमिट कर रही है ना। ये जितनी एनर्जी इमिट कर रही है उसको इमिशन बोलेंगे, और थर्मल रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल होने पर जो रिटर्न जाते हैं उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कुछ केसेस लेकर इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों, प्रिवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक वैक्यूम चेंबर है, ओके, ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी, दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रिवोस्ट ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा, कुछ रेडिएशंस एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जितने रेडिएशंस, जितनी एनर्जी इमिट करेगा उतनी ही एब्सॉर्ब करेगा। इसके साथ भी वही होगा दोस्तों। ठीक है, इसके साथ भी वही होगा, ये जितने रेडिएशंस यहाँ पे एब्सॉर्ब करेगा उतने ही रेडिएशंस क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल, वैक्यूम चेंबर है, यहाँ पर एक हॉट बॉडी है और यहाँ पर एक कोल्ड बॉडी है। ठीक है, जैसे कि ये हॉट बॉडी है तो ये क्या करेगी दोस्तों, ये अपने इमिशन जो है इसका कुछ रेडिएशंस इमिट कर रही होगी, कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रही होगी। लेकिन जैसे कि ये गर्म है दोस्तों, तो इसके वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा इमिट करेगी, कम एब्सॉर्ब करेगी, इसी वजह से इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, ये कुछ इमिट कर रहा है, यहाँ पे कुछ इमिट कर रहा है और कुछ एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा और कम इमिट करेगा। इसी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस चलेगी जब तक ऐसा नहीं हो जाता, और जब ऐसा होगा तो दोनों का जो इमिशन है और एब्सॉर्प्शन है वो सेम होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने देखा कि हर एक चीज़ 0 केल्विन के ऊपर हीट रेडिएशंस को इमिट करती है। ठीक है, अब ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करती है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब मान लेते हैं हम 30 डिग्री सेल्सियस पे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, ये जो है ना ये प्रोपोर्शनल टू होता है उसका जो सरफेस एरिया है उससे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोस्तों इमिसिव पावर देख रहे हैं, एक्चुअली हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया है वो इमिसिव पावर क्या होती है वो देख रहे हैं। ठीक है, इमिसिव पावर क्या होती है। ठीक है, तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड होती है ना ये प्रोपोर्शनल होती है उसका जो सरफेस एरिया है उससे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट रेडिएशंस को इमिट करेगा वो। और ये जो क्यू है अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, ये प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम के साथ भी, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा टाइम तक वो रेडिएशंस इमिट करेगा उतनी अमाउंट ऑफ हीट इमिट होगी। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड अल्सो T। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको कन्वर्ट करना है इक्वल टू साइन में, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लेना होगा एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इंटू व्हाट, A इंटू टी। इसी कांस्टेंट को दोस्तों इमिसिव पावर बोला जाता है और ये R लेटर से दिखाया जाता है। सो Q इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू A इंटू टी। व्हाट इज दिस R, दिस इज इमिसिव पावर। ओके, तो इमिसिव पावर के लिए क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों, देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये क्या होगा यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये AT इधर चला जाएगा। सो जो इमिसिव पावर है दोस्तों यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इमिसिव पावर का दोस्तों यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा देखिए इसका, अमाउंट ऑफ हीट हम जूल में मेजर करते हैं, एरिया हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और टाइम हम सेकेंड में मेजर करते हैं। और जूल पर सेकेंड क्या होता है दोस्तों, जूल पर सेकेंड होता है वैट, तो इसको हम वैट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये यूनिट यूज़ कीजिए या फिर आप ये यूनिट यूज़ कीजिए। और अगर डायमेंशनल एनालिसिस आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसके डायमेंशंस भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो ये तो दोस्तों इमिसिव पावर तक हमने पढ़ा है आज। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।